आज कुछ ख्वाब जो दिख रहे थे डगमग, आज उनके पूरे होने के आसार हैं लगभग, क्योंकि आज हमारे और आपके बीच में बड़ी दूर से पधारे हैं अपनी कविताओं का सागर लेकर वरिष्ठ कवि श्री राम कृष्ण लाल जगमग। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है बतकही। जी सर, सबसे पहले मैं जो शुरुआत करना चाहूँगा जी वो आपकी ये जो कविताओं की जो जर्नी रही, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे प्रेरणा मिली आपको कविताएं लिखने की और कहाँ से ये सफ़र चालू हुआ। मैं 1968 से कविता लिख रहा हूँ। जी जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था, उसमें मेरे विद्यालय में एक कवि सम्मेलन हो रहा था और मैं वहाँ सुनने के लिए गया था। जी इसके बाद जब घर आया तो मेरे मन में प्रेरणा पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी कविता लिखूं। रात भर नींद नहीं आई, सोचता रहा और सुबह एक रचना का जन्म हुआ। इसी तरह रचनाएं लिखता रहा। फिर मेरे गुरु थे बाल सोम गौतम जी, मैंने उन्हें दिखाया और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि तुम भविष्य में बहुत अच्छे कवि होगे। मेरा ये जो जगमग नाम है, जी, मेरा ये अगला सवाल यही था हाँ। कि ये जगमग नाम कैसे जो है आया। ये मैं पहले आज़ाद नाम से कविता लिखता था। जी तो मैं इलाहाबाद गया अपने गुरु जी के साथ, बाल सोम गौतम जी के साथ। जी वहाँ देश की महान कवित्री महादेवी वर्मा जी से मिलने का सुयोग प्राप्त हुआ। उनके आवास पर गया, उन्हीं के साथ, गुरु जी के साथ, और लोग कविता सुना रहे थे। तमाम लोग वहाँ बैठे थे। महादेवी वर्मा जी ने कहा कि बेटा तुम भी कुछ सुनाओ। तो मैं बहुत भयभीत था कि इतनी बड़ी सक्सेस के सामने मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर साहस पैदा हुआ। मैंने एक कविता डरते डरते सुनाई। तो महादेवी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि बहुत अच्छी कविता तुम्हारी है और तुम भयभीत क्यों हो, और धड़ल्ले से कविता सुनाया करो, और ये तुम अपना नाम आज़ाद क्यों लिखते हो। आज़ाद तो एक ही पैदा हुआ है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा कोई आज़ाद हुआ नहीं। तो तुमने इस गोष्ठी को जगमगा दिया है हमारे घर को, तो अपना नाम जगमग रखो। तो यहाँ से जगमग की शुरुआत फिर हमारे गुरु जी बाल सोम गौतम जी ने कहा कि अरे पैर पर गिरो, और मैं भावुक हो गया। मेरी आँख से सुधारा प्रभावित होने लगा। इतने बड़े महान कवित्री से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने मेरा उपनाम जगमग दिया। तब से मैं अपने नाम के सामने जगमग लिखता हूँ। अगर स्मरण में हो आपके जी। तो मैं पूछना चाहूँगा पहली कविता कौन सी थी आपकी, या उसकी परिस्थितियाँ क्या थी लिखने की। पहली कविता परिस्थितियाँ क्या थी, कविता तो करुणा से पैदा होती है और समाज की विसंगतियों असंगतियों को देख करके आदमी रचना करता है। तो और कविता प्रेरणा भी देती है। तो मेरी पहली रचना थी, अगर आप कहें तो उसको हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम आज आपसे सुनने ही बैठे हैं। कि हम जीने का हुनर सिखाते, दुख के क्षण में भी हंसाते। वाह। हम जीने का हुनर सिखाते, दुख के क्षण में भी हंसाते, उन रिश्तों नातों को तौबा जो मौके पर काम ना आते। वाह वाह वाह, क्या बात है। उन रिश्तों नातों को तौबा जो मौके पर काम न आते, नफ़रत की बस्ती में जाकर गीत मोहब्बत के हैं गाते। नफ़रत की बस्ती में रहकर गीत मोहब्बत के हैं गाते। हम श्रद्धा से शीश झुकाते, उनके शव पर फूल चढ़ाते, जो सीमा पर लड़ते लड़ते हंस अपना प्राण गंवाते। क्या बात, वाह। हम श्रद्धा से शीश झुकाते, उनके शव पर फूल चढ़ाते, जो सीमा पर लड़ते लड़ते हंस अपना प्राण गंवाते। बंदनीय नभ के वो बादल जो धरती की प्यास बुझाते। क्या बात, क्या बात। बंदनीय नभ के वो बादल जो धरती की प्यास बुझाते, वही और सफल वही होता जीवन में
जो मेहनत की रोटी खाते। क्या बात है, वाह वाह। सफल वही होते जीवन में जो मेहनत की रोटी खाते। इस तरह से रचना मैंने वाली रचना। अच्छा, रचना से फिर मेरा ये अगला सवाल आता है कि जब हम कोई सफ़र में गुजरते हैं या कोई हम अपना प्रोफेशन या कह लीजिए अपना जो एक हॉबी चुनते हैं, तो उसमें एक परिवार का बड़ा हाथ होता है। हाँ, आपके जीवन में परिवार का इस सफ़र में क्या रोल रहा या क्या उन्होंने? मेरे पिताजी तो नहीं चाहते थे कि मैं कविता लिखूं, जी लेकिन मेरी धर्मपत्नी का मेरी प्रगति में विशेष योगदान है और वो हमेशा प्रेरणा देती थी कि आप कविता लिखिए। और उस समय मैं बाहर कवि सम्मेलनों में भी जाने लगा था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बड़े बड़े कवियों का सानिध्य प्राप्त हुआ और बड़े बड़े कवियों के सानिध्य में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला। देश के कोने कोने में कवि सम्मेलनों के माध्यम से गया। मैं राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी, महाकवि पंडित श्याम नारायण पांडे, रमानाथ अवस्थी, काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी, वेधड़क बनारसी, शरद जोशी, शैल चतुर्वेदी, उमाकांत मानवी जैसे महान कवियों के सानिध्य में काव्य पाठ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाह, बहुत। और इसीलिए शायद जो है आपने भी एक अपना अलग स्थान बनाया है जी, इस जी। क्षेत्र में। तो मेरा अगला सवाल इसी से निकल के ये आता है सर कि कवि की जो भावनाएं होती हैं हाँ, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं जब वो कविता को कागज में लिखता है? उसमें उसे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होता है, आप तुष्टि मिलती है और उस प्रसन्नता को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जब कोई कविता बन जाती है, कविता लिखी नहीं जाती, कविता बन जाती है। और जब कोई कविता बन जाती है, बहुत देर तक विस्मित होकर के मैं सोचता रहता हूँ कि मैंने क्या लिखा। और शुरू में मैंने हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखी, हर विधा में लिखने का प्रयास किया, गंभीर रचनाएं भी लिखी। और मेरी पहली पुस्तक चाशनी प्रकाशित हुई 1974 में। अभी हम इसमें आएंगे, पुस्तक के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। जी। तो अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जब कोई कवि कविता लिखता है हाँ, तो क्या वो पहले से सोचता है कि जो उनके सुनने वाले हैं उनकी क्या क्रिया होगी या उनका क्या उसमें वो लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए, कवि जो कविता लिखता है वो ये सोच कर नहीं लिखता है कि हमारे श्रोता इस कविता से हम प्रभावित होंगे या नहीं प्रभावित होंगे। ये ऐसा कवि सोचते हैं या नहीं सोचते ये हैं? हम तो कभी नहीं सोचते हैं, हम अपना काम करते हैं। अब वो कविता, हाँ ये है कि आम आदमी के हृदय की पीड़ा, आम आदमी की व्यथा को अगर आप लिखेंगे और आम आदमी उसको समझेगा, उसके हृदय को स्पर्श करेगा, तो निश्चित रूप से वह उसे पसंद करेगा और वो सोचेगा कि मेरे मन की ये बात है। अच्छा, जब आप कोई कविता लिखते थे या अभी भी लिखते हैं तो ये ज़रूरी है, कविता का उद्देश्य होना ज़रूरी है या कविता यूं ही भी लिखी जा सकती है? कविता तो, अब देखिए, कविता तो संदेश परक होती है। कविता कोई ना कोई प्रेरणा देती है और किसी न किसी प्रेरणा के वशीभूत होकर ही आदमी कविता का सृजन करता है। कविता कभी कभी स्वांतः सुखाय कविता भी हो जाती है, कभी कभी प्रेम की कविता हो जाती है, करुणा की कविता हो जाती है। इस स्थिति परिस्थिति जैसी होती है उसी हिसाब से कभी कभी युगीन विसंगतियों पर कविता हो जाती है। वर्तमान व्यवस्था से कभी जब क्षुब्ध हो जाता है तो उसे रचना का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे आप कोई कविता लिखते हैं जी, तो वो व्यक्तिगत अनुभव में होती है या समाज को देख के होती है? इस समाज को देखते हुए होती है। आप व्यक्तिगत अनुभव भी होती है जी। कभी आदमी जो है विरह की कविता भी लिखता है, प्रेम की भी कविता लिखता है, लेकिन वो सर्वव्यापी हो, समाज को देखते हुए सर्व कल्याण की भावना कविता में निहित होनी चाहिए। कविता में सर्व कल्याण की भावना अगर निहित नहीं है तो मैं उसे कविता नहीं मानता। अच्छा, जैसे कभी आपने कोई कविता लिखी जी। तो क्या आपकी कविता से किसी के जीवन में कुछ बदलाव आया है या ऐसा अक्सर होता है जो कविवर होते हैं? इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। बदलाव आते हैं। किस तरह के बदलाव आते हैं? मान लीजिए जैसे अगर हम एक विधा की बात करें, हाँ। अब वो आप एग्जाम्पल देके अगर मुझे हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बड़ा सही तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह के बदलाव आते हैं। अब देखिए, उसमें
संवेदना का जन्म होता है, आज संवेदनहीनता है, आज मानवता के प्रति व्यक्ति के अंदर स्नेह का भाव प्रदर्शित नहीं है। तो रचनाकार जो है जब लिखता है तो बहुत से लोग उससे प्रभावित होते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते हैं, सबका अलग अलग वो है। अच्छा, जैसे समाज में अगर देखा जाए, क्या कविता एक इस रोल निभाती है समाज को किसी भी एक चीज़ को जगाने के लिए, या उसमें एक अलग तरह का उत्साह पैदा करने नई के लिए? कविता जगाने का काम करती है। देखिए कबीर ने समाज को फटकारा, समाज की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया कविता के माध्यम से। तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े बड़े जो रचनाकार हैं, प्रसाद जी हैं, हमारे जितने बड़े रचनाकार हैं, जो अतीत के रचनाकार हैं, उन लोगों ने जगाने का काम किया और कविता हमेशा जगाने का काम करती है। तो इसी से एक कविता और मनुष्य को मनुष्य बनाती है, जी, कविता इंसान को इंसान बनाती है, कविता संवेदना पैदा करती है, कविता करुणा पैदा करती है, कविता मानवता पैदा करती है। इसी से एक और सवाल निकल के आता है, क्या कविता को निष्पक्ष होना जरूरी है, कविता को निष्पक्ष होना जरूरी है। और कितना जरूरी है? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जैसा देश वैसा भेष हर जगह हो रहा है। अब देखिए आजकल तो कवि सम्मेलनों की स्थिति देख करके बहुत दुख होता है। हम लोगों के ज़माने में कवि सम्मेलन होता था तो सिर्फ कविता होती थी, कविता से साक्षात्कार होता था। आज तो चुटकुलेबाजी देख रहे हैं, आज विद्रूप हंसी है, आज तरह तरह की रचनाएं हो रही हैं जो रचना की कोट में आती ही नहीं हैं। जिस कविता को हम लोग सुनाते हैं उस कविता को घर पर नहीं सुना सकते हैं जो मंच पर सुनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे भोड़े प्रदर्शन लोग करते हैं कविता का, जो है ये देख करके, इससे अच्छा तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह है। चलिए, अभी इसका हम सिलसिला जारी रखेंगे। इससे पहले हम दर्शकों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अपने जो साहित्य आपने लिखा है पुस्तक के रूप में, जी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरी पहली पुस्तक चाशनी प्रकाशित हुई, जी दुमदार दोहों का संकलन। जी, मैं मुझे दुमदार दोहों का जनक कहा जाता है। मैं आऊँगा उस पर। जी हाँ। जी जी और ये और शरद जोशी जी ने जी दुमदार दोहों की मेरे दुमदार दोहों की प्रशंसा की थी। गाजीपुर के एक बहुत बड़े कवि सम्मेलन में जब मैंने दुमदार दोहे सुनाया तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की और मेरी पुस्तक की भूमिका में भी उन्होंने कुछ लिखा। तो दुमदार दोहों से मुझे पूरे देश में जाना जाने लगा और ये लोकप्रिय किताब हुई चाशनी, और उसका 6 संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुका। वैसे तो ये सवाल मुझे बाद में पूछना था, लेकिन चलिए बात अगर उठी है तो अभी पूछ लेता हूँ कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि ये दुमदार जो दोहे हैं ये असल में हैं क्या? दोहे तो आपने सुना ही है, बहुत से लोग दोहे लिखते हैं। बिल्कुल। हमने प्रयास किया कि दोहे में एक तो छल्ला दुम, जैसे पुराने ज़माने में जोगीरा होता था तो 2 लाइन का होता था, तीसरी लाइन अलग से आधी लाइन हो जाती थी जी। तो मेरे मन में ऐसे ही विचार आया कि क्यों ना इसको साहित्य का जामा पहनाया जाए। तो दिमाग में आया, उसके बाद मैंने जब 2-4 दुमदार दोहे लिखे तो और लोगों को सुनाया तो मुझे प्रोत्साहन मिला और उसी प्रोत्साहन के नाते फिर मेरी पुस्तक दुमदार दोहों की काम हो गई। और मैं कहता हूँ कि मैं दुमदार दोहे लिखता क्यों हूँ कि जब से हंसों की कुर्सी पर कौओं का अधिकार हो गया, जब से हंसों की कुर्सी पर कौओं का अधिकार हो गया, तब से ही मित्रों जगमग का हर दोहा दुमदार हो गया। क्या बात है, वाह 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 जी। तो अच्छा, और कभी और आपकी जो और पुस्तकें हैं उनके बारे में? हाँ, उसके बाद मेरी पुस्तकें हम तो केवल आदमी हैं, खुशियों की गौरैया, ये गंभीर कविताओं का संकलन है। अच्छा। सभी कविताएं गंभीर है और समाज का चित्रण भी उसमें है, उसमें प्रकृति का भी चित्रण है और वैराग्य की भी भावना है, समाज की विसंगतियाँ भी हैं उसमें। तो गंभीर कविताएं भी हैं, बाल कविताओं का भी सृजन मैंने किया है। मेरी 3 किताबें बाल कविताओं पर है, मैं बाल सुमन और बाल चेतना, और एक तीसरी पुस्तक आ रही है नन्हे मुन्नों का संसार। वाह। ये पुस्तकें जो है और गंभीर कविताओं का संकलन है। मेरी कुल 8 किताबें प्रकाशित हैं अब तक।
चलिए, तो जहाँ से अभी हमने रोका था मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब आप मंच पे कविता पढ़ते हैं हाँ। तो जो कविता का फ्लो होता है, उस फ्लो में क्या आप दर्शकों को प्रतिक्रिया है उसको आप ध्यान देते हैं अपने काव्य पाठ करते टाइम? हाँ, ध्यान देते हैं। कविता तो संवाद है। जब कविता पाठ करते हैं तो श्रोताओं को ही सुनाने का प्रयास होता है, तो श्रोता उसको सुनते हैं और वो पसंद करते हैं, तालियां बजाकर स्वागत भी करते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़्यादातर कवि रखते हैं। हाँ, रखते हैं। अच्छा, आजकल आप देख रहे हैं कविता आज से पहले जिस तरह से लिखी जाती थी, आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। हाँ। आजकल जो कविता लिखने का जो एक तरीका बदल रहा है, आप इसको किस तरह से देखते अब हैं? तो कविता नहीं है, तुकबंदी है। जी। तो लोग तुकबंदी करने लगे हैं। मैंने कहा ना कि कविता आज लिखी नहीं जाती है, कविता स्वतः बन जाती है। कविता स्वतः होती है। कविता प्रयास से नहीं लिखी जाती कि कोई आदमी प्रयास करके लिख रहे। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं दौर आईटी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर काम अब वो करने के या तो अभी सक्षम है या तो और आगे सक्षम होगा। हाँ। तो बहुत सारे एआई अब कविता भी लिखने लगे हैं। हाँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या एआई की जो अभी जिस रास्ते पर है, क्या उससे कविता को कुछ नुकसान पहुंचेगा? नुकसान से पहुँचेगा। किस तरह से अगर आप कविता में जन कल्याण की भावना नहीं है, अगर कविता हमें प्रेरणा नहीं देती है, अगर कविता की कसौटी पर कविता नहीं है, तो फिर उस कविता का क्या भला है? कविता का क्या तो औचित्य आप है? एआई को सही मानते हैं इस क्षेत्र के लिए? तो कुछ माने तक सही है, कुछ माने तक तो नहीं भी सही है। आपके नज़रिए से आदर्श कवि कौन होते हैं? हम तो निराला को आदर्श कवि मानते हैं। उनकी क्या खासियत होती हैं, अगर दो तीन आप अगर गिना सकें? निराला की कथनी करने में कोई अंतर नहीं था, सबसे बड़ी विशेषता ये है। जी। और निराला बहुत स्वाभिमानी कवि थे, बहुत अक्खड़ थे। निराला के विषय में तमाम संस्मरण हैं कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निराला से मिलने के लिए माधवी वर्मा जी को भेजा और कहा कि उनको बुला लाओ। जब वो सरकारी दौरे पर आए थे तो माधवी वर्मा ने कहा कि निराला जी भैया तैयार हो जाओ, राजेंद्र भैया आए हैं। ये सब एक सहपाठी थे। तो निराला जी ने कहा दीदी तुम कार लेकर आए हो और राजेंद्र भैया तो नहीं आए हैं, राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति आए हैं और तुम्हें विश्वास है निराला मिलने चले जाएंगे। जाकर कह दो कि अगर वो राष्ट्रपति हैं तो 5 वर्ष के लिए हैं, मैं साहित्यपति हूँ, मरने के बाद ही जिंदा रहूँगा। तो कब तो मरने के बाद ही अमर होता है और यह वह खेती है जो मरने के बाद काटी जाती है। जी जी, जहाँ तक मेरा अपना बिल्कुल बिल्कुल बात सहमत हूँ आपसे। सोशल मीडिया के दौर में जहाँ 60 सेकंड में लोग अपनी बातें रख रहे हैं, जी, रील के दौर में रादर मैं कहूँगा, आप कहाँ तक इसको कविताओं के रिस्पेक्ट में, कविताओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहाँ तक इसको सही मानते हैं? क्योंकि एक 60 सेकंड में आप अपनी बात कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आप इसको कैसा देखते हैं? हम तो उसको बहुत अच्छा नहीं देखते हैं। मतलब आपके हिसाब से कविताओं को पूरी तरीके से समझाने या उसकी आत्मा को समझने के लिए ये 60 सेकंड काफ़ी नहीं? नहीं, 60 सेकंड काफ़ी नहीं है। लेकिन आजकल चल तो सर यही रहा है। चल रहा है, लोग चला रहे हैं। आजकल कविता है कहाँ? अगला सवाल सर मेरा ये रहेगा, आपने जैसे कि बताई कि आपने बहुत अच्छी और बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अब किताबें कम लिखी जा रही हैं, लोग अपनी कविताएं सोशल मीडिया पे ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। हाँ। तो ये कहाँ तक आप इसको कैसे देखते हैं, या ये कहाँ तक सही है, या आने वाले टाइम में यही चलेगा, किताबें शायद नहीं? देखिए, हम लोग आशावादी हैं। हम तो पठनीयता का संकट आज है। आज मोबाइल का युग है। लोग मोबाइल के माध्यम से ही, फेसबुक के माध्यम से ही कविताएं लिखते हैं, सुनाते हैं और पुस्तकें कम पढ़ी जा रही हैं। लेकिन हम लोग आशावादी हैं, पुस्तकों में भरोसा रखते हैं और आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा, ये मानकर हम चलते हैं। आपने भविष्य की बात करी है,
तो जो भविष्य के जो नए उभरते हुए कवि हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनकी जो कविता लिखने की ये जो जर्नी है, उसको वो कैसे अप्रोच करें, उसमें कैसे आगे बढ़ें? पहले वो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय, अभ्यास। अगर स्वाध्याय और अभ्यास करना, अब आज का कवि जो है तत्कालवादी है और रातों रात महाकवि होना चाहता है, ऐसा संभव नहीं है। कम से कम ये बहुत लंबी यात्रा है, कविता की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है। तो नए रचनाकारों को चाहिए कि उसके अंदर तहज़ीब हो, उनके भीतर अपने से बड़ों का सम्मान करें। अब तो देखते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान भी करना लोग नहीं जानते हैं, तो अपने से बड़ों का सम्मान करना आवश्यक है और अभ्यास करना ज़रूरी है, स्वाध्याय होना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। राजकमल सोहनलाल द्विवेदी के पास जब कोई लड़का जाता था कविता लेकर, तो कहते थे तुम माखनलाल चतुर्वेदी की कविता सुनाओ, मैथिली षडगोप की कविता सुनाओ, निराला की कविता सुनाओ, तो चुप रहता था। तो कहते थे जब तुम्हें अपने पूर्वजों की कविता नहीं याद है तो अपनी कविता क्या लिखोगे? पहले उनको पढ़ो तब लिखो। तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। एक मेरा सवाल ये भी था कि एक राइटर को, वो फिर कविता लिखने वाला हो, कहानी लिखने वाला हो, राइटर को पढ़ना कितना ज़रूरी होता है? उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। कहाँ तक वो हेल्प करता है उसको? बहुत सीमा तक हेल्प करता है और पढ़ने से जो है ज्ञान की वृद्धि होती है। लेखन में सर मैं पूछना चाहूँगा कि राइटिंग ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट होती है या माइंडसेट इम्पॉर्टेंट होता है? माइंडसेट से मेरा आशय है कि अगर कोई चीज़ मैंने सोचा कि अब मैं साहित्य के बारे में लिखना स्टार्ट करूँगा, तो मुझे अपना मानसिक जो स्थिति है या मुझे उसमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मानसिक रूप से। ये ज़रूरी होता है कि लिखने का एक जो टैलेंट होता है वो अपने आप आता है? अपने आप आता है। अगर किसी में वो टैलेंट नहीं है पर अभ्यास करता है, तो क्या वो उतना परफेक्ट आएगा या नहीं उतना आएगा? परफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए कि देखिए वाल्मीकि जी थे, क्रोध पक्षी को देखा, उनके अंदर करुणा पैदा हो गई, कविता निकल गई। तो महाकवि तुलसीदास हुए, तमाम कवि हुए, हम जो है तो कवि। और मैंने पहले ही कहा, आपसे कई बार कहा कि कविता जो है लिखी नहीं जाती है, कविता बन जाती है, स्वतः बन जाती है। और शायद आपके इस जवाब ने मेरा जो अगला सवाल था उसका जवाब भी दे दिया है कि कोई भी कवि नहीं बन सकता। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि हम बहुत बनने का प्रयास किए, लिखते हैं, बहुत लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक दोहा तक नहीं लिख पाते हैं। गद्य लिख लेते हैं, नहीं कविता लिख पाते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद कहा है, वो कविताएं उन्होंने बहुत लिखी हैं, आचार्य शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविताएं लिखी लेकिन लिख नहीं पाए, तो उन्होंने फिर गद्य ही में अपना ध्यान इंगित किया, पूरा ध्यान गद्य साहित्य पर लिखा। फिर हिंदी समालोचना का इतिहास लिखा, फिर बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं फिर पद्य थोड़ा बहुत लिख करने के बाद बंद कर दिया लिखना। तो कविता जो है अंतःप्रेरणा से होती है, और जिस पर कहा कि पोएट्री इज गॉड गिफ्टेड, ये गॉड गिफ्टेड है। सर एक वैसे तो ये हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सवाल होता है, पर मैं आपसे आपकी इसमें प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि लेखन में, खासकर कविता लेखन में, क्या पैसा मोटिवेशन होता है? नहीं, मैंने पहले कहा आपसे कि यह वह खेती है जो मरने के बाद काटी जाती है। क्योंकि आजकल बहुत लोग एज ए मोनेटाइजेशन टूल इसको देखने लगे। तो व्यापार की दृष्टि हाँ। से देखते हैं, कब सम्मेलन में मोल भाव करते हैं, इतना लेंगे तब आएंगे, और पूरा व्यापार लोगों ने बना लिया है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कविता को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। आज के दौर में सर मैं पूछना चाहूँगा, लेखन के इस कार्य क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं आपकी नज़र में? क्योंकि बहुत बड़ा आपका एक टाइम आपने दिया है इस क्षेत्र में, तो चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर जो नए बच्चे हमें सुन रहे हैं तो वो इस बात का ख्याल रख सकें। चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं। पहली चुनौती तो है कि बड़े बड़े जो मठाधीश होते हैं वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उनके अंदर एक मानसिक प्रवृत्ति होती। मैंने कहा कि कवि बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो
हम कवि बनने से हमें क्या लाभ है अगर हमारे अंदर एक इंसानियत नहीं है, संवेदना नहीं है और करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, दूसरों के प्रति स्नेह का भाव नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, चुनौती है कि जो बड़े लोग हैं वो छोटों को भरने नहीं देना चाहते। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के साथ एक और सवाल आता है मेरे मन में, मैं इसलिए भी पूछूंगा ताकि और भी लोग उससे हेल्प पा सके। जब आप लिखते हैं हाँ तो आपके लिखने का प्रोसेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आज मैं इस विषय पर लिखूंगा। हाँ अब वो विषय को लिखने का ये जो एक स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से सोचते हैं? बस हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर हमारे मन में कोई भाव पैदा हो गया तो हम उसको लिखने का प्रयास करने लगते हैं। हमारे दिमाग में अगर कोई भाव पैदा हो गया तो उसका कोई कविता लिखने का कोई समय नहीं होता है। जी जी। आपके मन में कोई भाव आया, आपने उसको लिपिबद्ध कर दिया। कभी आप ऐसा हुआ है कि आपने कोई कविता यूं ही लिख दी, या मैं एक शब्द यूज़ करूंगा, वो शायद सब सही नहीं बैठेगा, लेकिन एक संदर्भ के लिए, कि मजाक में लिख दी हाँ और वो ऐसा- बड़ी लोकप्रिय हो गई, वो बड़ी, वो बहुत चली। हाँ होता ऐसा है, कभी हुआ है? ऐसा आपके हुआ है, होता है। साथ? कौन सी कविता है, अगर आप हमें सुनाना चाहें तो? अब हमने एक नई कविता लिखी। लोगों ने कहा कि नई कविता लिख दीजिए, और तुकांत कविता उसका भी प्रचलन है। जी पहले प्रचलन नहीं था, पहले छंदोबद्ध रचनाएं, हम छंदोबद्ध रचनाएं लिखते भी थे। जी। लेकिन एक रचना लिखी तो उसको नवनीत ने छापा, उसको बड़ी बड़ी पत्रिकाओं ने छापा, प्रकाशित किया जो है, और उसको आकाशवाणी में प्रसारित किया, आकाशवाणी ने प्रसारित किया। जी बहुत लोकप्रिय कविता हुई जो है, और अगर- मैंने सहजता में ऐसे ही लिख दिया था। जी, अगर याद हो आपको तो प्लीज़ सुनाएं। हाँ हमें। याद है। बिल्कुल। आशातीत परिकल्पना में सफलता की उपलब्धि। आशातीत परिकल्पना में सफलता की उपलब्धि एक संस्कार को ढो रहा हूँ। चाय के प्याले में एक परंपरा ओरेल दी गई है। चाय चीनी अनुज्ञेय समाज की भाषा है, जो शब्दों के आडंबर से नहीं, अर्थ के स्पंदन से जोड़ दी गई है। और मेरी आंखों के सम्मुख मेरा चेहरा अलंकार बन गया है। तभी तो बबूल के पेड़ पर लटका हुआ आचार्यत्व का झोला उतारने की क्षमता अब मुझ में नहीं रह गई है, और एक युग पूर्व का वह व्यक्ति बार बार मांगता है ब्याज। मेरी बंद मुट्ठी में कोई समास नहीं था, केवल एक दिन संज्ञा है। संबोधन की क्रूर दृष्टि ने छीन ली है मेरी बांसुरी, जिसे मैं बजाया करता था कभी सांसों के तट पर। क्या समझ में नहीं आता, जब वह गुरुतम मांगेगा अपनी धरोहर, मैं क्या जवाब दूंगा। क्या बात। और अब इन्हीं गुलाब के शोलों पर खोज रहा हूँ अपनी अधूरी रेखांकित सिंदूरी भाषा की अपर्याप्तता। क्या बात, वाह। अब इस रचना को मैंने ऐसे ही सहजता में लिख दिया था, यह देखने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं नई कविता लिख सकता हूँ। जी जी जी। और इस कविता तमाम जगह प्रकाशित हुई, वाह। लोकप्रिय हुई। अभी आपने बताया कि आप दुमदार दोहे के लिए प्रचलित हैं और जनक भी हैं उसके, जी तो कुछ अगर सुनाएं हम लोग को। हाँ। बहुत गर्व से कर रहा कौवा आज किलोल। बहुत गर्व से कर रहा कौवा आज किलोल, पीट रहा है मंच पर प्रजातंत्र का ढोल। हंस अभिनंदन करते, ये हंस अभिनंदन करते, ये दुम है। जी अच्छा। यही फुसल्ला हो गया। 2 लाइन का दोहा। बहुत गर्व से कर रहा कौवा आज किलोल, पीट रहा है मंच पर प्रजातंत्र का ढोल। हंस अभिनंदन करते। मंत्री जी क्या दूं तुम्हें पीने को इस वक्त, इस शरीर में है नहीं एक बूंद भी रक्त, जिसकर पी लो हड्डी। क्या बात। परिवर्तन अद्भुत हुआ, लुप्त हुआ सम्मान, और युग के तुलसीदास का होता है अपमान। भाट के दिन चटके हैं, भाट के दिन चटके हैं। कितना सुंदर लग रहा पंडित जी का वेश, मुर्गा खाते रात में पर देते उपदेश। अहिंसा परमो धर्म। क्या बात है। योगीराज भगवान है गली गली है नाव, योगीराज भगवान है गली गली है नाव। पास सुंदरी पलंग पर दबा रही हैं पाँव, साधना सफल हो गई, साधना सफल हो गई। साधना सफल हो गई। नक्शे का वर्णन क्या करूं, राधा हुई जवान, विरह नहीं बस भूख से लगती है बेजान। गाल हैं पीछे पीछे। क्या बात है। नक्शे का वर्णन क्या करूं, राधा हुई जवान,
विरह नहीं बस भूख से लगती है बेजान, गाल हैं पीछ के। लैला बोली कैसे पूछ रहे क्या हाल, मेहनत करके लाइए पहले आटा दाल, मोहब्बत फिर कर लेना, क्या बात है। मोहब्बत फिर कर लेना। पुत्रों के सम्मान को रखिए आप सहेज, मूछ ऐंठ कर ब्याह में लीजिए खूब दहेज, चूसिए गन्ने जैसा, चूसिए गन्ने जैसा। और शादी ब्याह मिलना होता है तो एक दुमदार दुआ देखें कि कहा सुता के बाप ने अब क्या मिलना यार, कहा सुता के बाप ने अब क्या मिलना यार, नींबू सा जब आपने मुझे लिया है गार, तो क्या गले मिल रहे। क्या बात। और गीत सुनाए मंच पर ज्यों कविराम सभीत, क्यों दीपक जी कह पड़े या तो मेरा गीत अभी चोरी करता है। तो इस तरह से ढेर सारे दुमदार लोग हैं। जी जी। मैं जब हमें पता चला कि आप यहाँ पे पधार रहे हैं तो मैंने कुछ आपके बारे में रिसर्च करी। मुझे एक चीज़ पता चली कि आपने कैकई के बारे में बड़ा लिखा है। एक मुक्तक है कैकई पर, तो सुना दीजिए। और तो याद नहीं, एक खंड का भी लिखा है जी। तो एक मुक्तक सुन लीजिए। हाँ, कैकई पर, बिल्कुल। माता कैकई पर कि मैंने अपनी नज़रिए से देखा, क्या क्या नज़रिए से लोगों ने देखा है। जनता को रो रो अपना मधुमास दे दिया, जनता को रो रो अपना मधुमास दे दिया, वात्सल्य को चीख चीख संन्यास दे दिया। और कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। क्या बात। कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। जनता को रो रो अपना मधुमास दे दिया, वात्सल्य को चीख चीख संन्यास दे दिया। कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। क्या बात। वाह। इसी क्रम में एक मुक्तक और है। राम के दरबार में जब लवकुश पहली बार जाते हैं तो लवकुश, राम को पता है कि ये मेरे बेटे हैं, लेकिन राजधर्म से बंधे हैं। आज के राजनीतिज्ञों पर एक प्रहार है, देखें आप, कि राम पुत्र का हाथ प्यार से गह न सके, राम पुत्र का हाथ प्यार से गह न सके, भावुकता की धारा में भी बह न सके। राजधर्म के सम्मुख ऐसी लाचारी थी कि अपने बेटे को भी बेटा कह न सके। क्या बात। वाह। राजधर्म के सम्मुख ऐसी लाचारी थी, अपने बेटों को भी बेटा कह न सके। और मैंने अपनी पत्नी पर एक मुक्तक लिखा है, देखिए, कि कभी क्रोध की ज्वाला उर से नहीं उगलती, कभी क्रोध की ज्वाला उर से नहीं उगलती, दुर्दिन में भी अपने पथ से नहीं फिसलती। मेरे मन का राम भाग्यशाली है कितना, जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती। क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या बात। जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती, कभी क्रोध की ज्वाला उससे नहीं उगलती, दुर्दिन में भी अपने पथ से नहीं फिसलती। मेरे मन का राम भाग्यशाली है कितना, जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती। वाह वाह। सर, यहाँ पे हमारा पहला सेगमेंट पूरा होता है। अब मैं अगले सेगमेंट में चलूँगा जो कि रैपिड फायर। जी। आपको जल्दी जल्दी सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, मैं पूछूंगा। तो पहला सवाल, जी। कविता या गज़ल, आप किसे चुनेंगे? कविता ही। कारण भी बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें। देखिए, कविता का मतलब है क्या बीता आपके ऊपर, वही कविता है। जो कुछ हम देख रहे हैं, और कविता भी, जो गज़लें लिखी जा रही हैं वो भी कविता का ही पर्याय है। ऐसा नहीं है कि गज़ल अलग है कविता अलग है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो आजकल गज़लें अधिक लिखी जा रही हैं, लेकिन यह है कि कविता में सभी चीज़ें आ जाती हैं जी। तमाम छंद की तमाम विधाएं उसमें आ जाती हैं, और गज़ल एक पैटर्न है। अच्छा, अगला सवाल है, कविता या दोहा? अब सबका अलग अलग वो है। नहीं, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। अब मैं तो दोहे को, मैंने काफ़ी दोहे लिखे हैं जी। दोहे को प्राथमिकता देता हूँ। जी, तो दोहा। अच्छा, अगला है, प्रेम की कविता या देश प्रेम की कविता? देश प्रेम की कविता। आप क्या चुनेंगे? देश प्रेम की कविता। कारण?
कारण है कि सबसे पहले हमें अपने देश से अगर लगाव नहीं है, अपने राष्ट्र से लगाव नहीं है, तो फिर निजी प्रेम का कोई अर्थ नहीं है, व्यक्तिगत प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। पहले हम देश है, पहले देश है, देश नहीं रहेगा तो हम ही कहाँ रहेंगे। बिल्कुल सही। अगला है तुलसीदास या कबीर, आप किसे चुनेंगे? दोनों के अलग अलग महत्व हैं। अब यह प्रश्न तो काफ़ी टेढ़ा है, क्योंकि कबीर भी महत्वपूर्ण है, तुलसी भी महत्वपूर्ण है। आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है? अब मैं तो दोनों को महत्वपूर्ण जानता हूँ, कबीर को अधिक महत्वपूर्ण जानता हूँ जी। कि कबीर ने समाज की भी विसंगतियों पर ज़्यादा प्रहार किया, सामाजिक विद्रूपताओं पर प्रहार किया, और तुलसी का भी ने भी जन कल्याण की भावना से रामचरितमानस की रचना की। तो दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, दोनों महत्वपूर्ण है। कुमार विश्वास या शैलेश लोढ़ा? अब इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको पास मेरे लिए करेंगे आप? दोनों मान्य हैं, मैं दोनों को महत्व देता हूँ। जी जी जी, चलिए। तो अगला एक थोड़ा सा इसी तरह का सवाल है, हाँ। और मैं चाहूँगा कि आप जवाब जरूर दें इसका। मोदी या राहुल? मोदी भी अपनी जगह पर ठीक है, राहुल को लोग तरह तरह की बातें राहुल के विषय में करते हैं, वो मैं अभद्र टिप्पणी समझता हूँ। जी। सबका अपना अपना महत्व है, राहुल का भी अपना महत्व है और मोदी का भी अपना महत्व है। केजरीवाल को कहाँ देखते हैं आप? हम बहुत राजनीतिक के तो है नहीं, नहीं, इसीलिए मैंने लेकिन पूछा, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। लेकिन अब बहुत निकट से मैंने केजरीवाल को तो देखा नहीं है। जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना से लिखी हुई कविता या अनुभव से लिखी हुई कविता? दोनों का समन्वय होता है, कविता दोनों के समन्वय का रूप, कल्पना और अनुभव दोनों अगर का आप एक चुनना चाहेंगे तो नहीं, किसे दोनों चुनेंगे? नहीं तो कल्पना को भी चुनेंगे। अनुभव, जब अनुभव नहीं है तो फिर कविता क्या है? जी अनुभव भी है और कल्पना भी है, जी दोनों। जी बिल्कुल। कवि सम्मेलन या साहित्यिक संगोष्ठी? साहित्यिक संगोष्ठियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे? कवि सम्मेलन में तो देखिए, साहित्यिक संगोष्ठियों में कुछ कविता सुनने को मिल जाती है, और कवि सम्मेलन के मंच पर तो बस चुटकुलेबाजी है, और जो जिसका स्वर बहुत अच्छा है, गीतकार हैं बहुत अच्छा है, और आजकल जो श्रोता भी हैं वो भी जो है बहुत अच्छे श्रोता तो हैं नहीं कि वो मनोरंजन की दृष्टि से जाते हैं कवि सम्मेलन में। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। हाँ। आपकी फेवरेट कविता? वैसे तो आपके सारे ही बच्चे हैं, आपने जितनी कविताएं लिखी हैं सारे ही आपकी प्रिय होंगी, लेकिन अगर उनमें से एक चुनना हो और अभी सुनाना हो तो प्लीज़। अभी तो मैं यही कहता हूँ कि खुद अपनी पहचान बनो, मानवता की शान बनो। खुद अपनी पहचान बनो, मानवता की शान बनो, कभी बनने से पहले जगमग एक नेक इंसान बनो। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। आपको कौन सा, आपके या आपके पहले के जो पोएट रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? आपने बताया, उसके अलावा आपके जो गुरुजी थे उनके अलावा कोई ऐसे हैं पोएट जिनको आप देखते हैं या पढ़ते हैं? अब हमको तो कबीर भी प्रिय हैं, तुलसीदास भी प्रिय हैं, निराला भी प्रिय हैं, मैं प्रसाद जी भी प्रिय हैं, मैथिली स्वरूप भी प्रिय हैं, सभी का प्रिय हैं। जी। अगर आप कवि नहीं होते तो क्या होता? इस संदर्भ में जो है हमारे एक कुमार तरल हैं, उनका एक मुक्तक है जी। कि तिनका तिनका बिखर गया होता, कभी इधर गया होता कहीं उधर गया होता, ज़माने ने जख्म दिए इतने हमें, कभी न होता तो मर गया होता। क्या बात है, वाह वाह वाह। चाय या कॉफ़ी? तो चाय में ही विश्वास करते हैं ज़्यादा। चाय। चलिए, यहाँ दूसरा सेगमेंट भी खत्म होता है सर। मैं अगले और आखिरी सेगमेंट में जाना चाहूँगा, रिएक्शन में आपका जानना चाहूँगा। मैं कुछ बोलूँगा, उस पर आप रिएक्शन दीजिएगा, ठीक है? इंडियन सोसाइटी, ठीक, इस पर क्या आपका रिएक्शन है? आप क्या कहना चाहेंगे? इंडियन सोसाइटी ठीक है। कैसे देखते हैं आप इसको? पहले और आज के में जो बहुत बहुत सारे फ़र्क आ गए हैं, बहुत फ़र्क आ गए हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपकी दृष्टि में आप इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, पहले जो संस्कार था, पहले जो सभ्यता थी, अब वो नहीं है। संस्कार विहीन लोग होते जा रहे हैं। अब
जैसे 4 पंक्तियाँ देखिए कि आजकल दौलत के पीछे मर रहे हैं, अब नहीं भगवान को भी डर रहे हैं, दोस्तों कैसा ज़माना आ गया, बाप से बेटे बगावत कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगला है भारतीय पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं पॉलिटिक्स पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो कूटनीति है, वो राजनीति है ही नहीं। जी, राजनीति पहले हुआ करती थी, आप पहले हुआ करती थी। जी जी बिल्कुल। चलिए, बॉलीवुड, भारतीय सिनेमा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, अगर आप फॉलो करते हैं तो? नहीं, हम फॉलो नहीं करते सिनेमा नहीं को। देखते। सिनेमा आजकल, सिनेमा पहले जो होते थे, जी जो दिखाई देते थे वो अच्छे होते थे, उससे प्रेरणा मिलती थी। जी। लेकिन आज जो वर्तमान में है हम्म। उसमें नग्नावस्था का चित्र होता है, तमाम चीज़ें। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे देखते हैं आज तो सिनेमा देखना है, अच्छा नहीं लगता है जी। तो इसमें आज जो है मारधार है और तमाम विसंगतियां हैं, तमाम सिनेमा का जो है सब बहुत लगता है कि दर्जा टीवी बहुत बंद गिर कर गया दें, है। बहुत गिर गया है जी जी जी। सिनेमा का स्तर। चलिए, अच्छा, जब आप फिल्में देखते नहीं है तो आप मतलब आप बॉलीवुड को फॉलो नहीं करते तो जी, पिक्चर भी जी। नहीं देखते होंगे? आप पहले देखते थे, पहले पुराने कौन पिक्चर कौन आते सी थे। पिक्चरें आपने देखी हैं जो आपको याद है? अब जैसे निकाह देखी है, क्या बात है। निकाह अच्छी पिक्चर है हाँ। हमारी दृष्टि में। ऐसे ही बहुत हमें याद नहीं रहता है। देखिए, एक सवाल यहाँ से एक और आता है मेरे मन में कि पहले की जो पिक्चरें होती थी उसमें एक कविता का भाव दिखता था, हाँ, आज वो नहीं है। आज वो नहीं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये स्तर की वजह से जो गिर रहा है उसकी वजह से हो रहा है, नया स्तर जो गिर रहा है उसकी वजह से, या जो नए राइटर आ रहे हैं उनकी सोच वैसी नहीं, उनकी सोच भी वैसी है और स्तर भी गिर रहा है, वही स्तर वही गिरा ही रहे हैं। वही गिरा रहे हैं? हाँ। जी जी जी। भगवा के बारे में क्या कहना चाहें? क्योंकि भगवा पहनने से कोई भगवाधारी नहीं होता और ना वो संस्कार आता है। हम बहुत इसके उसमें नहीं हैं। हमारा ये है कि दृष्टिकोण है कि आदमी आदमी रहे, अगर आदमी आदमी बना रहे तो सबसे बेहतर है। सनातन धर्म ठीक है, लेकिन मात्र सनातन ही सब कुछ नहीं है। सनातन के अलावा जितने भी धर्म हैं सबका सम्मान हमें करना चाहिए जी। हमें किसी धर्म का अनादर नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही हमारी संस्कृति रही भी है यही और शुरुआत से रही है। जी, जी। तो पर कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आज जो हम देख रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो आपने कहा है कि सारे धर्म उतने ही जरूरी हैं जितना सनातन जी जरूरी जी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया, हाँ। सोशल मीडिया के बारे में क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया पर देखिए, अब कभी कभी बहुत उस पर सत्यता भी नहीं की जा सकती है, बहुत भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। आजकल जो दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया, वो कभी कभी मनगढ़ंत चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी हो जाती हैं, कभी अफवाह फैला दिया जाता है, कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है उसके माध्यम से, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सर आप इससे सर्व कल्याण की भावना से अगर सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाए तो ठीक है। आप इससे भी शायद सहमत होंगे मेरी बात से कि पहले जो कवि, मैं खासकर कवि की जो लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ, कि जो पहले कवि होते थे उनको अपनी प्रस्तुति दिखाने के लिए लोगों तक जाना पड़ता था। अब वो एक क्लिक में अपनी जो भी कविता है या जो भी प्रस्तुति है वो हजारों लोगों तक जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया, जैसा आप कह रहे हैं, अगर किसी चीज़ का एक दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, तो शायद अच्छा भी है और बुरा भी है। शायद आप सहमत होंगे मेरी बात। सहमत है बिल्कुल जी। तो क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट नहीं देखते हमारा वो नहीं है जी। तो यहाँ पे सर हमारा आखिरी राउंड ख़त्म होता है और बहुत अच्छा लगा आप आए। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों में संवेदना उत्पन्न हो, एक दूसरे के सुख दुख में लोग साक्षी बने। पड़ोस में क्या आज की तो स्थिति है कि इस दुनिया में सबसे सुखी वही इंसान है जिसका पड़ोसी परेशान है। जी जी जी। तो इससे हम बचें, हमारे मन में सर्व कल्याण की भावना हो, सबके कल्याण की भावना निहित हो, हम सबको
एक दृष्टि से देखें, हमारे अंदर मानवता हो, करुणा हो, प्रेम हो, और अगर प्रेम का प्रादुर्भाव जन जन में हो जाए, हम नफ़रत फैलाने का काम बंद कर दें जो है, तो हमारा देश जो है बिल्कुल सोने की चिड़िया का देश जो कहा जाता था वो पुनः वापस हो सकता है। हमारा यही कहने का मतलब है कि सबके भीतर सद्बुद्धि आए और सब मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। जात पात का बंधन इससे दूर हो करके, धर्म जात के मजहब से दूर हो करके सिर्फ मानववाद की भावना मन में हो, मेरा अपना एक दृष्टिकोण। जाते जाते मैं एक आपका जो स्पेशलिटी है दुमदार दोहे जी, एक सुनाते जाएं। एक दमदार दोहा देखें कि कठिन परिश्रम कीजिए, हो रहा है यह कथ्य। कठिन परिश्रम कीजिए, हो रहा है यह कथ्य। नहीं सफलता के लिए अब चाहिए सामर्थ्य, चाहिए प्रबल समर्थन। चाहिए प्रबल समर्थन। और एक दमदार दोहा देखें, कुछ लोगों ने प्रेम से औंटाया जब दूध, कुछ लोगों ने प्रेम से औंटाया जब दूध, इतने में सब लड़ पड़े आपस में दृगमूद, मलाई हम खाएंगे, मलाई हम खाएंगे। मलाई हम खाएंगे। जी ऐसे बहुत से दोहे हैं, जी जी पूरी पुस्तक है जी। डाल दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आप यहाँ आए और हमारे साथ ये बातें शेयर करी। आशा करता हूँ आप लोग को भी पसंद आई होंगी। आप देख रहे थे टोयोडो इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं राहुल राम द्विवेदी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।